हमने इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में कई ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में एक टसल सा मौजूद हो गया है। झगड़े कुछ इस बड़े लेवल पर आ पहुंचे हैं कि लोग सवाल पूछने पर मजबूर हो गए कि क्या जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव रोल में इंटरफेयर करना चाहिए या नहीं। अब जैसे हमने बीते दिन देखा था कि कैसे सीजेआई संजीव खन्ना के सामने कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ अमेंडमेंट्स को ही चैलेंज किया गया है, पर सवाल ये उठता है कि क्या जुडिशरी को पार्लियामेंट द्वारा किए गए इस अमेंडमेंट के बारे में कोई फैसला लेना भी चाहिए। ये सेम सवाल हमने दिल्ली एयर पोल्यूशन के केस में देखा था, जहां हियरिंग के दौरान पाया गया कि सेंट्रल द्वारा कमिटीज फॉर्म होने पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट इस हियरिंग के दौरान भड़क गई जब एक जुडिशियल कमेटी की मांग हो गई और कहा कि जुडिशरी इस मामले में क्या करेगी और सेंटर सब संभाल लेगी। और एक ऐसे ही केस की बात हम इस वीडियो में वापस से करेंगे, पर क्या इस केस में भी एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच लड़ाइयाँ हो रही है या नहीं, चलिए आगे देखते हैं। केस से हमारा रिलेटेड देश में आए दिन न्यू क्रिमिनल लॉज से। अब आपको याद दिला दें कि 1 जुलाई से हमारे देश में न्यू क्रिमिनल लॉज पेश हुए थे, जिन्होंने पुराने लॉज को रिमूव कर दिया था। इन न्यू लॉज को काफी बैकलैश भी मिली थी और पीएम मोदी की सरकार पर सवाल उठ गए थे कि भला उन्होंने न्यू लॉज क्यों पेश किए हैं। और इन्हीं लॉज में से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता के कुछ प्रोविजंस की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया है। आसान शब्दों में इन न्यू लॉज के प्रोविजन में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से निपटने के प्रोविजन भी शामिल है, लेकिन इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया है ये कहकर कि ये स्पेशलाइज्ड लेजिस्लेशंस में दिए गए सेफगार्ड्स को डाइल्यूट करते हैं। इस केस में प्ली रिटायर्ड बीएसएफ कमांडेंट आजाद सिंह कटारिया द्वारा फाइल की गई है और जिन्हें सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी रिप्रेजेंट कर रही थी। जब सीनियर एडवोकेट गुरुस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ जस्टिसेस सूर्यकांत और उज्जवल भुयान के सामने यही बात रखी कि न्यू लॉज में सेफगार्ड्स शामिल नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट बेंच ने यहाँ सवाल कर दिया कि क्या इतनी जल्दी ही एक लॉ के खिलाफ पिटिशंस आनी भी चाहिए और क्या उसे एक मौका नहीं देना चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत ने स्टेट किया, दिस इज एन ऑल इंडिया लॉ, शुड इट नॉट बी गिवन वन चांस टू सी इफ इट इज अ गुड टूल टू कंटेन क्राइम एंड कर्ब द सेम। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने जोर दिया कि नए कानून के इफेक्टिवनेस को समझना जरूरी है, ताकि उन्हें बिना किसी तर्क के खारिज कर देना। उन्होंने कहा कि नागरिकों को हक है कि वो बिना क्राइम के डर के जिए। जिसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट बेंच ने स्टेट किया कि जब कुछ नया लाया जाता है तो कई काल्पनिक डर होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सच हो। समाज का हक है कि वो क्राइम, डर और धमकियों से मुक्त हो। क्या आपकी बसें सेफ है? क्या आपके रेलवे सेफ है? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ड्रग सप्लाई, साइबर क्राइम्स, ये सब बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे समय में क्या लेजिस्लेचर से ये उम्मीद करना ठीक होगा कि वो पहले उनके लिए सेफगार्ड्स लाए जो इन क्राइम्स के आरोपी हैं? हालांकि इन पॉइंट से सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी खुश नहीं दिखी और आर्ग्यू किया कि सेक्शन 111 ऑफ बीएनएस में वो सेफगार्ड्स नहीं है जो स्पेशल इनैक्टमेंट्स जैसे महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में दिए गए हैं। लेकिन कोर्ट ने ये सवाल उठाया कि क्या सेंट्रल लॉ को हमेशा सेफगार्ड्स प्रोवाइड करना जरूरी है। जस्टिस कांत ने सवाल उठाते हुए पूछा, क्या ये लेजिस्लेचर का फर्ज है कि अगर स्टेट लॉ सेफगार्ड्स प्रोवाइड करता है तो सेंट्रल लॉ को भी वही करना चाहिए। कोर्ट ने साइबर क्राइम्स का एग्जाम्पल दिया और सवाल किया कि आज के समय में क्या लेजिस्लेचर ये सोच भी सकता है कि हर जगह सेफगार्ड्स प्रोवाइड करे। सीनियर एडवोकेट गुरुस्वामी ने आर्ग्यू किया कि पिक पॉकेटिंग जैसी छोटी ऑफेंसेस को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स की तरह ट्रीट करना ठीक नहीं है। शी स्टेटेड, to treat two pickpockets, two juveniles as akin to MCOCA level organized crime defeats the purpose. We do not have that array of investigative foundations to treat every small offense as organized crimes. हालांकि इसके बाद जस्टिस कांत ने पूछा कि क्या बीएनएस में कहीं ये लिखा गया है कि इम्प्यून्ड प्रोविजन सेक्शन 111 MCOCA से लिया गया है। इस पर सीनियर एडवोकेट गुरुस्वामी ने जवाब दिया कि रेलेवेंट डेफिनेशंस को कॉपी पेस्ट किया गया है। इस बात पर एतराज करते हुए जस्टिस कांत ने कहा कि पार्लियामेंट के अपने फैसले और समझ होती है और ये कहना ठीक नहीं है कि उन्होंने किसी स्टेट लेजिस्लेशन से प्रोविजन कॉपी पेस्ट किया है। He stated, there are very heavy presumptions in their favor. Not only they deliberated but applied mind. They were aware of the consequences of the implications if they add, delete something. जब सीनियर एडवोकेट गुरुस्वामी ने बीएनएस और बीएनएसएस के मिसयूज होने की आशंका व्यक्त की तो जस्टिस कांत ने कहा कि जैसे पुराने कानून के दौरान मिसयूज होता था वैसे यहाँ भी संभावना है, लेकिन जुडिशियल मॉनिटरिंग इंश्योर करेगी कि जिन लोगों को पावर दी गई है वो प्रोविजंस का गलत इस्तेमाल ना करे, जैसे पहले भी किया गया था। जब ये प्रस्ताव रखा गया कि कानून को ज्यादा सख्त बनाने से डेटरेंट इफेक्ट नहीं होता है तो जज ने कहा कि ये तब सही हो सकता है जब सिर्फ पनिशमेंट की टर्म बढ़ाई जाए, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को ये लगे कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम डेफिनेशन में कवर्ड होना या पकड़े जाने के चांसेस बढ़ गए हैं तो इससे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को कंट्रोल करने में आसानी हो सकती है।
एक समय पर जस्टिस कांत ने यूनाइटेड स्टेट्स के कानून का भी एग्जाम्पल दिया, जहाँ ट्रैफिक वायलेशन पर भी लोगों को तुरंत हैंडकफ कर दिया जाता है। इस पर सीनियर एडवोकेट गुरुस्वामी ने जवाब दिया कि यूएसए में व्हाइट कॉलर क्राइम्स की कन्विक्शन रेट 82% है, जबकि इंडिया में ये 3% से भी कम है। उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को कंट्रोल करना जरूरी है, लेकिन इसके लिए सही तरीका पुलिस फोर्स बढ़ाना और अन्य रिफॉर्म्स लाना होगा। जब सीनियर एडवोकेट गुरुस्वामी ने इस बात को उठाया कि सेडिशन का ऑफेंस, जिसका सब्सटेंटिव प्रोविजन आईपीसी के तहत एक 3 जज बेंच के द्वारा अबेंस में रखा गया था, नए कानून के तहत फिर से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो जस्टिस कांत ने टिप्पणी दी कि अगर एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल पाई गई प्रोविजन के फाउंडेशन को पार्लियामेंट ने नए कानून बनाकर दुरुस्त कर दिया है, तो ये जजमेंट को ओवररूल करने के बराबर नहीं होगा। इसी दौरान सीनियर एडवोकेट गुरुस्वामी ने जानकारी दी कि सेडिशन लॉ से जुड़ी एक रेफरेंस जो नए सेक्शन 152 बीएनएस को कवर करती है, फिलहाल एक 5 जज बेंच के समक्ष पेंडिंग है। बेंच ने उनसे कहा कि वो इस रेफरेंस की एक कॉपी प्रस्तुत करें। अल्टीमेटली द कोर्ट आस्क्ड द काउंसिल टू प्रिपेयर अ चार्ट showing what has been added and deleted in the criminal laws. The matter will be heard next on December 2nd. इस केस से तो हम समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बेंच पार्लियामेंट के खिलाफ हमेशा नहीं दिख सकती है और उन्हें जो बातें गलत लगेंगी उसमें वे जांच जरूर करेंगी। अब देखते हैं कि भला पिटिशनर कटारिया ने कौन से प्रोविजंस की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज किया है। Sections 111 and 113 of BNS, which introduced the offences of organized crime and terrorist act allegedly without any procedural safeguards that special laws should have. Section 152 BNS for reintroducing the offence of sedition that has been kept in abeyance with vague and overbroad language that can be misused to curb dissent against the ruling suspension. Section 173 subsection 3 BNSS for allegedly giving unfettered discretion to the police to pick and choose when a criminal complaint can be registered. Section 187 subsection 3 BNSS for doing away with the maximum time limit of 15 days of police custody. Section 223 of the BNSS for creating a discriminatory distinction between complaint-based cases and those initiated by a first information report. अब इस केस में आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। Until then, keep following लॉ चक्रा। AIB क्रैक करना है, लेकिन कैसे करें स्मार्ट स्टडी और इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज का यूज? नो स्ट्रेस, हम लेकर आए हैं आपके लिए एक अल्टीमेट सोल्यूशन। लॉ चक्रा के साथ आपको मिलेगा टॉप नॉच टिप्स और प्रूवन टेक्निक्स स्पेशली फॉर AIB और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड निशांत वर्मा के इनवैल्यूएबल इनसाइट्स के साथ 30 नवंबर को ज्वाइन करिए हमारे एक्सक्लूसिव वेबिनार में, जहां आपको मिलेगा ओपन बुक एग्जाम का सही तरीका और वो सब कुछ जो आपके AIB प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा। हर क्वेश्चन का जवाब, लाइव इंटरैक्शन और एक्सपर्ट से अपने डाउट्स क्लियर करने का एक मौका। AIB टफ तो जरूर है, लेकिन राइट गाइडेंस के साथ ये अचीवेबल है। 30 नवंबर हमें ज्वाइन करिए और अपने सपने को एक और स्टेप अपने करीब लाइए। रजिस्टर नाउ।